नमस्कार। अ, वीडियो के तीसरे पार्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले 2 पार्ट्स में हमने लर्निंग के अलग-अलग थ्योरीज़ यहाँ पर पढ़ी, स्पेशली जो कंडीशनिंग से जुड़ी हुई थी, एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी और जो वेरी फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 3 वेव्स ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ा। इतना ही नहीं हमने उसमें साथ-साथ में ये भी देखा कि साइकोलॉजी कैसे थ्रूआउट द डेवलपमेंट उसमें हुई है, तो कुछ ईयरली डेवलपमेंट टाइमलाइन्स को भी हमने उसमें रेफ़र किया और नॉन एसोसिएटिव लर्निंग को भी हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। दूसरी वीडियो में हमने सॉरी नॉट वाइगोत्स्की को तो इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में हमने जो है वो स्किनर को, पावलोव को, थॉर्नडाइक को डिटेल में देखा और क्या उनकी थ्योरीज़ हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग से लेके ऑपरेंट कंडीशनिंग तक सारी थ्योरीज़ को जो है वो हमने ध्यान से समझा। अब हम बेंड्यूरा की मॉडलिंग थ्योरी की आज हम बात करेंगे, इसके साथ-साथ कोहलर की इनसाइट थ्योरी की बात करेंगे और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो गई तो वाइगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म को भी इसी में देखेंगे। अदरवाइज जो है वो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक और टॉपिक है जो कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, उसके रिगार्डिंग बहुत सी थ्योरीज हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी कितनी लंबी ये वीडियो बनती है उस हिसाब से हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर बेस्ड है। एल्बर्ट बेंड्यूरा द्वारा ये थ्योरी दी गई है और एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो ये थ्योरी है ये बोबो डोल एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है जो कि बेंड्यूरा ने परफॉर्म किया था। क्या है ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट आइए समझते हैं। तो ये आप बोबोडोल को देख पा रहे हैं, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है बोबोडोल का कि यदि इसको कोई मारेगा, हिट करेगा तो अगेन ये अपने आप खड़ी हो जाती है, मतलब नीचे नहीं गिरती है। इसका कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है नीचे से। अब बेंड्यूरा ने क्या किया कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले कुछ ग्रुप्स बनाए, बच्चों के बच्चे लिए उनके ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप को जो है वो इन्होंने एक ऐसे एक्टर के पास भेजा, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, जो बोबोडोल को बहुत बुरी तरह से पीटता है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, वायलेंट बिहेवियर करता है, उसकी बाजू तोड़ देता है। और वहीं दूसरी ओर एक ग्रुप को जो भेजा जाता है तो वो ऐसे एक्टर के पास भेजा जाता है जो उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, खेलता है और एक तरीके से उसके साथ नॉन वायलेंट व्यवहार करता है, बड़े प्रेम से उसके साथ जो है वो व्यवहार करता है। अब हम क्या देखते हैं कि एक तीसरा ग्रुप है जो कि एक ऐसे एक्टर के पास जाता है जो कुछ नहीं करता है उस बोबोडोल के साथ, बिल्कुल न्यूट्रल से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो बेंड्यूरा थे बेसिकली वो ये रिसर्च करना चाह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन का क्या इम्पैक्ट जो बच्चे की लर्निंग पे पड़ता है, क्या बच्चे जो ऑब्जर्व करते कुछ करके कुछ सीखते भी हैं या नहीं, क्या वो सिर्फ वायलेंस को ही सीखते हैं या फिर वो नॉन वायलेंस भी सीखते हैं, क्या जो फीमेल चाइल्ड हैं, फीमेल लर्नर्स हैं, उनकी और जो मेल लर्नर है उनकी जो वॉयलेंस की जो प्रवृत्ति है उसमें कोई अंतर हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो इस तरीके के बड़े सारे सवाल उनके मन में थे और इन्हीं सवालों को एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने ये डिजाइन किया एक्सपेरिमेंट। और इसमें इस तरह के बच्चे उन्होंने लिए, जो बच्चे कैसे थे, जो बच्चे मतलब बिल्कुल ही जिनकी जो बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, मतलब छोटे बच्चे भी थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बड़े थे, कॉलेज के भी बच्चे इसमें लिए। तो हर तरह का एज ग्रुप उन्होंने इसमें रखा ताकि, और जेंडर की भी उन्होंने ऐसा कोशिश की कि दोनों जेंडर के बच्चों को जो है उसमें इसमें इंक्लूड किया जाए। तो अब हुआ क्या कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या पाया कि भई जो बच्चे हैं वो केवल सोशल कॉग्निटिव अप्रोच से भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो कॉग्निशन से ही सीखते हैं या बिहेवियरिज्म की जो सोच बोलती है उसी से ही सीखते हैं, नहीं। उन्होंने कहा कि लर्निंग सोशली भी हो सकती है, इसीलिए उनकी लर्निंग को सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा गया। और मॉडलिंग का उन्होंने बहुत बड़ा इंपैक्ट माना, तो मॉडलिंग और इमिटेशन थ्योरी भी उनकी इस थ्योरी को जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो मॉडलिंग और इमिटेशन की जो थ्योरी है उन्होंने ये दी, ये अपने आप में इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो एक पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन बाकी साइकोलॉजिस्ट से हट करके एक विचार रखा कि बच्चा जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ट्रायल एंड एरर से, क्लासिकल कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से ही सीखेगा, बल्कि इन सब से हट करके वो ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से भी जो है वो सीख सकता है। उन्होंने लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग और इमिटेशन की बात की कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इमिटेशन करके सीखते हैं और रोल प्ले एक बहुत रोल मॉडल से वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट में क्या हुआ कि जिन बच्चों को वायलेंट बिहेवियर देखने के लिए मिला इस बोबोडोल के साथ, जब उन्हें बाद में बोबोडोल के साथ अकेला छोड़ा गया तो उन्होंने वही सेम बिहेवियर रिपीट किया। एक बच्चे ने तो उस बोबोडोल की बाजू तक भी तोड़ दी, सिमिलरली वही बाजू तोड़ दी जिस तरीके से उस बच्चे को, जो उस बच्चे के रोल मॉडल ने तोड़ी थी। तो
क्या हमें सीखने को मिला कि बच्चे रोल मॉडल से सीखते हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है वो सीखते हैं। तो इसमें एरिक्सन ने भी इस स्टेज को जो है एक एक नाम दिया है। एक उन्होंने जो एडोलसेंस स्टेज को जो नाम दिया है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल के इम्पैक्ट को एम्फेसाइज करती है। वो ये बताती है कि कैसे रोल मॉडल जो है वो हमारी हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, सोशल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद इन्होंने जो सूत्र दिया, जो सूत्र इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद निकला, इस पूरी की पूरी थ्योरी का अगर कोई सूत्र है तो वो है चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। यानी जो बच्चे देखते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर बच्चों के सामने सब कुछ बढ़िया से होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही सब कुछ करेंगे। अदरवाइज अगर नेगेटिविटी रहेगी तो वो नेगेटिव चीजों को सीखेंगे। अब एक वर्ड उन्होंने दिया, एक टर्म उन्होंने यूज की है, विकेरियस। तो विकेरियस को थोड़ा सा हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। तो सबसे पहले एल्बर्ट पेंड्यूरा ने विकेरियस पनिशमेंट की बात की है। अब विकेरियस पनिशमेंट में क्या होता है, और इसके बाद उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की और फिर लर्निंग की बात की। तो इन तीनों चीजों को जरा एक इस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल क्या होता है, एक बच्चा अपने घर में किसी बड़े को या गांव में आस पड़ोस में किसी को जो स्मोकिंग करते हुए देखते हैं। अब उसके बाद फिर जब वो उसको देखते हैं तो देख करके तो उन्होंने सीख लिया, लर्निंग कर ली। अब देख करके जो उन्होंने सीखा, इसी को विकेरियस लर्निंग जो है वो बेंड्यूरा कहते हैं। अब बेंड्यूरा ने इसके बाद क्या कहा कि जब उसके बाद वो उसको सीखते हैं और खुद ट्राई करने लगते हैं, तो होता क्या है, एट द सेम टाइम हो सकता है कोई उनके घर का बड़ा आकर के, उनके टीचर्स या पेरेंट्स या कोई भी और उनका जो है वो उनका कोई रिलेटिव आता है, वो जब ये सब कुछ करते हुए उन्हें देखेगा तो ऑब्वियसली वो उनको डांटेगा और कहीं ना कहीं अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, अनप्लेजेंट रीइंफोर्समेंट उनको मिलेगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उनको मिलेगी। और जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को मिलेगी तो कहीं ना कहीं फिर बच्चा जो है वो उस काम को नहीं करेगा और फिर बच्चा जो है वो उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। क्लासरूम में भी हमें इसका एग्जाम्पल मिलता है कि, या घर में भी मिलता है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत शोर कर रहे हैं, माँ क्या करती है, किसी एक बच्चे को जो ज्यादा शोर कर रहा है उसको एक चांटा लगा देती है, तो जो दूसरा बच्चा है वो अपने आप चुप हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं कि डिसिप्लिन में आ जाता है। तो ये विकेरियस पनिशमेंट का एक एग्जांपल है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट, विकेरियस पनिशमेंट, विकेरियस लर्निंग, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी के 3 पिलर्स के रूप में हम इन्हें ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में अगर हम आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा क्या कॉजेज रहते हैं लर्निंग के, तो उनके अनुसार लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्यों इसे कहा गया है? रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो ये 3 आपको डायमेंशंस दिख रही हैं, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और इन्होंने क्या कहा कि ये डिटर्मिनर है, ये निर्धारक हैं किसके? लर्निंग के। पहला एनवायरनमेंट, दूसरा बिहेवियर और तीसरा है कॉग्निशन। यानी कि जो एनवायरनमेंट है उससे बिहेवियर इफेक्ट होता है, बिहेवियर से एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होता है, इसी तरीके से बिहेवियर से कॉग्निशन अफेक्ट होता है, कॉग्निशन से बिहेवियर अफेक्ट होता है, और ये तीनों एक दूसरे को वाइस वर्सा जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसी को रेसिप्रोसिटी या रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का नाम जो है वो बेंड्यूरा ने दिया है। अगर एक बच्चा है उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है तो उसका बिहेवियर अपने आप अच्छा हो जाएगा, और कॉग्निशन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी वो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो उन्होंने कॉज बताया तो वो था प्रोसेस या स्टेजेस की उन्होंने बात की है। उन्होंने बोला है कि लर्निंग की क्या प्रोसेसेस हैं। तो लर्निंग के प्रोसेसेस में सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब भी कोई बच्चा लर्न करता है या सीखता है तो पहली स्टेज होती है अटेंशन की। यानी मान लीजिए उसके सामने कोई भी जैसे हमने पीछे स्मोकिंग का एग्जांपल लिया, तो बच्चे ने किसी को स्मोक करते हुए देखा, अगर बच्चा उसको अटेंशन ही नहीं देता तो शायद वो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाता। लेकिन बच्चे ने अटेंशन दी इसलिए बच्चा सीखा। अटेंशन देना ही काफी नहीं है, अटेंशन के बाद रिटेंशन बहुत जरूरी है। बच्चे ने देखा और उसके बाद भूल गया, अगर उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुई है, वो अभी तक सेंसरी मोटर स्टेज के बिल्कुल बिगिनिंग में है, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होगी तो रिटेंशन ही नहीं होगी, रिटेंशन नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो यानी कि बच्चे ने, मान लीजिए टीचर ने एक कंसेप्ट समझाया कि भाई जो मान लीजिए जल चक्र है वो बच्चे को समझाया। अब बच्चे ने उस जल चक्र को ध्यान से देखा, उसके बाद देखने के बाद उसको रिटेन किया अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में उसको स्टोर किया, और स्टोर जब करेगा तभी उसका रिट्राइवल होगा, तभी उसका प्रोडक्शन होगा। जरूरत आने पर जब टीचर पूछेगा कि ये बारिश आज हो रही है तो क्यों हो रही है, तो बच्चा तभी बता पाएगा। और अगर बच्चा बताता है, ठीक है, मान लीजिए बच्चे ने बता दिया, तो फिर या तो बच्चे को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी या नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगी। अगर तो बच्चे को पॉजिटिव मोटिवेशन मिल जाती है, बच्चा जो है वो उससे प्रेरित होता है, टीचर उसकी प्रेज कर देता है, तो फिर बच्चा क्या करेगा, उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीट करेगा, फिर अगली बार दोबारा अटेंशन देगा जो नए कंसेप्ट को, फिर उसको रिटेन भी करेगा, उसका प्रोडक्शन भी करेगा, और फिर मोटिवेशन लेगा, उसको आदत पड़ जाएगी। विनिंग इज अ हैबिट, प्रेज इज अ हैबिट। एक बार बच्चे की प्रेज यदि कर दी तो वो
जो जो बच्चा है वो हमेशा चाहेगा कि टीचर अब उसकी हमेशा प्रेज करे। तो ये जो प्रेज है ये उसको फिर आगे जो है मोटिवेशन जो है वो इस साइकिल को कंटिन्यू करने में मदद करेगी। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग व्हिच एल्बर्ट बेंड्यूरा हैज प्रपोज्ड इन हिज लर्निंग थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग और इमिटेशन लर्निंग। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सेल्फ बिहेवियर मैनेजमेंट की कुछ टिप्स जो है वो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो क्या कहते हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा? कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है जीवन में सफल होने के लिए। हर बार हमें कोई बाहर से नहीं आएगा रेगुलेट करने के लिए। वी हैव टू रेगुलेट आवर ओन सेल्फ एंड वी हैव टू बी वेरी बिहेवियरली वेरी मैनेज्ड पर्सन। और ये एक गिफ्टेड चाइल्ड की, क्रिएटिव चाइल्ड की हम ही कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि वो सेल्फ रेगुलेट होता है। तो सेल्फ रेगुलेशन में सबसे पहली चीज आ जाती है गोल सेटिंग। और ये गोल कौन सेट करेगा? ये खुद लर्नर सेट करेगा अपने लिए। जैसे मैंने गोल सेट किया है, मेरे बीएड के एग्जाम्स है सपोज, तो मैं बीएड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और साथ साथ में ये पीपीटीज भी बना रहा हूँ। पीपीटीज बना रहा हूँ, इससे क्या मेरा रिवाइज हो रहा है। बोलते हैं ना कि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से कम नहीं होता और बढ़ता है। तो ऑन द basis of that particular principle I am sharing this knowledge so that my own knowledge may be strengthened. अब इसमें इसको कितने लोग देखते हैं नहीं देखते हैं वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन मैंने अपना गोल सेट किया है। उसके लिए मुझे प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं पीपीटी से बनाता रहूं, मेरा सिलेबस ही कवर ना और मेरे अपने एग्जाम रह जाएं। तो आई हैव प्लान कि मैंने पहले कौन सा टॉपिक चूज करना है, सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, कितना टाइम डिवोट करना है, और उसके बाद मैंने देखना है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। उसको हो सकता है आफ्टर एग्जाम में टच करूं या ना भी टच करूं, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन एंड अवेलेबल इजीली ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो प्लानिंग बड़ी जरूरी है। फिर मॉनिटरिंग करते रहनी समय समय पर कि मैंने जो टाइमलाइन सेट की थी क्या मैं उससे पीछे तो नहीं चला गया। ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो डेट शीट है वो आ गई और बहुत जल्दी मेरे एग्जाम आने वाले हैं। नो, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगा इस काम को, फिर मेरा जो प्रायोरिटी मोटिव है उसकी तरफ मैं चला जाऊंगा। तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अगर मान लीजिए बीच में कुछ गड़बड़ आई तो मैंने अपने आप को क्या है मॉनिटर करते हुए इंस्ट्रक्शन दे दी कि अब आप वीडियोस बनाना बंद कर दो, इसको पेपर के बाद देख लेंगे, फिलहाल के लिए आप अपनी स्टडी पे फोकस करो। जब तक ये बिल्कुल एक सिंक्रोनस वे में चला हुआ है मैं इसको करते जा रहा हूँ। तो ये इंस्ट्रक्शन है जो टाइम टू टाइम सेल्फ रेगुलेशन में अपने आप को जो है जो एक लर्नर है वो देता है। और सेल्फ मोटिवेशन, आप देखिए ऐसा नहीं है कि ये इन वीडियोस को कोई देखेगा लाइक मिलेगा तब मैं बनाऊंगा, नहीं, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। लाइफ टाइम के लिए मेरे पास स्टोर है यूट्यूब में। जब कभी मैं चाहूँ मुझे किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आई कैन रेफर टू माई ओन वीडियो। आई कैन जस्ट जिसको बोल सकते हैं कि मेरी अपनी नॉलेज स्ट्रेंथन हो रही है, कहीं मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, प्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तरीके से मेरा ये मेरे लिए एसेट है। ये एक जैसे हम कहते हैं कि एक व्यापारी के लिए क्या है, उसका व्यापार एसेट है। तो वैसे ही एक टीचर के लिए, एक एडुकेटर के लिए, एक लर्नर के लिए क्या है, उसकी जो लर्निंग टूल्स है या जो उसने लर्निंग का ट्रेजर उसने तैयार किया वो उसका एसेट है। तो दिस इज सेल्फ मोटिवेशन, इसीलिए हम उस काम को जो कर रहे हैं। तो ये सेल्फ बिहेवियर मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमें एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी में देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने सेल्फ एफिकेसी की बात की, जो कि या तो किसी बच्चे में हाई हो सकती है और किसी में जो है वो लो सेल्फ एफिकेसी भी हो सकती है। अगर किसी में हाई सेल्फ एफिकेसी होगी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, हाई सेल्फ एफिकेसी होगी तो वो इन सेल्फ रेगुलेशन के टूल्स को बड़े अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई बड़ा कठिन सा टास्क आ जाता है, लेकिन हम उस टास्क को कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन उस समय पर हमें करना पड़ता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे एक अपनी डिस्क्रिपेंसी यहाँ नजर आई, गलती नजर आई, तो इसमें मुझे यहाँ पर करेक्शन करने में या इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी सेल्फ एफिकेसी लो है तो मैं यहाँ इस वीडियो को पॉज कर दूंगा, दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, विच विल वेस्ट माई टाइम। लेकिन अब अगर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो जो वीडियो देख भी रहा होगा उसकी भी गलती नहीं होगी कभी। क्यों? क्योंकि अब उसको भी पता लगेगा, उसको उसको कहीं ना कहीं रिलेट हो जाएगा कि यार ऐसे ऐसे वीडियो में था और उल्टा हो गया था, हो सकता है अपने पेपर में वो कभी उल्टा ना करे। तो ये एक सेल्फ बिहेवियर मैनेजमेंट की ट्रिक्स है, स्किल्स है। इस तरीके से लर्नड हेल्पलेसनेस एक ऐसी बीमारी है जो डेवलप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर एक आदमी को पर्टिकुलरली मतलब कंसिस्टेंट वे में जो है वो क्या मिलती जाए, डिफीट मिलती जाए, या वो हारता ही जाए, उसको फेलियर मिलता जाए, फिर वो सीख जाता है कि शायद उसकी जो उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल है और वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। और दिस हेल्पलेसनेस इज बेसिकली लर्नड हेल्पलेसनेस, ये सीखी हुई हेल्पलेसनेस है जो बच्चे में हमें देखने को मिलती है। और ये बहुत ही बुरी स्थिति है। बीइंग ए टीचर हमें किसी भी बच्चे को इस स्थिति में
पहुंचने से रोकना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चा चला जाता है फिर वो एक अंधेरी काल कोठरी में पहुंच जाता है जहां से वापस आना उसके लिए भी मुश्किल है और लाने वाले के लिए भी मुश्किल है। तो ये थी अल्बर्ट बेंड्यूलर की थ्योरी, यहाँ पर ये समाप्त होती है। अब अगली जो थ्योरी है वो है इनसाइट डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। अभी वीडियो उतनी लंबी नहीं है तो विल कंटिन्यू द वीडियो। इनसाइट डिस्कवरी थ्योरी इज गिवन बाय कोहलर। अब यहाँ कोहलर और कोहलबर्ग के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जो कि मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है। यू कैन सर्च इट ऑन माय चैनल, या किसी और के चैनल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जहां से भी आपको अच्छे से वो समझ आ जाए। अब देखिए, इनसाइट जो डिस्कवरी थ्योरी है वो कोहलर ने दी है, तो वोल्फ कोहलर इनका पूरा नाम है, और ये जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट से जुड़े हुए हैं। तो केजी का कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं, के फॉर कोहलर, एंड कोहलर इज रिलेटेड विद जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। और इसमें कोहलर की जो इनसाइट लर्निंग है, तो 1927 में वॉल्फगैंग कोहलर ने जो है वो क्या किया, एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने कहा मेंटेलिटी ऑफ एप्स। और ये जो मेंटेलिटी ऑफ एप्स है, इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने उस एक्सपेरिमेंट को जो उन्होंने चिंपैंजीज के बिहेवियर पर कंडक्ट किया था। एक पर्टिकुलर द्वीप है, एक पर्टिकुलर आइलैंड है जहां पर जाकर के उन्होंने किया था, और वहां उन्होंने बताया कि कैसे जो चिम्प्स हैं या चिंपैंजीज है, दे कैन लर्न इन मोर कॉम्प्लेक्स वे देन जस्ट बाय एसोसिएशन। यानी वो सिर्फ एसोसिएशन से नहीं सीखते, वो इनसाइट से सीखते हैं, वो अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। और आगे इस साइकोलॉजी में हम बढ़े उससे पहले ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका एक स्लोगन है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यानी जो होल है वो अपने इसके जो पार्ट्स हैं उसके सम से बड़ा होता है। तो इस थ्योरी पर ये चलते हैं। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू इनसाइट लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सिचुएशन, जिसको आहा मोमेंट कहा जाता है, कि जब कोई मान लीजिए आपको किसी समस्या में आप उलझे हुए हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं उस समस्या से और कुछ और काम में बिजी हैं, और उस समय आपको एक अचानक से जो है वो रियलाइज होता है कि नहीं यार, उस समस्या को तो ये सोल्यूशन, और आप बोलते हो वाह आहा क्या बात है। तो ये आहा मोमेंट जो है, इट इज रिलेटेड विद इनसाइट डिस्कवरी, इनसाइट और डिस्कवरी लर्निंग। देन इनसाइट लर्निंग इज अ सडन रियलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सोल्यूशन, जो कि हमने ऊपर बात कर दी है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्फगैंग कोहलर, 1920s में ये उन्होंने दी थी, और अपने वर्क जो उन्होंने चिंपैंजीज पर किया था उसके बेस पर ये जेस्टाइल साइकोलॉजी पर बेस्ड है, जो प्रिसेप्शन और मीनिंगफुल पैटर्न्स पर फोकस करता है। अब देखिए, ये है कोहलर का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैसे बहुत से चिंपैंजीज, 9 चिंपैंजीज पर स्पेसिफिकली उन्होंने रिसर्च की। उनमें से सबसे ज्यादा जो समझदार और बुद्धिमान था वो था सुल्तान। तो सुल्तान का जिक्र उनकी बुक में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया, और वहां पर उन्होंने क्या किया कि 1 2 3 बॉक्सेस ऐसे कर करके रख दिया, और उस ऊपर केले टांग दिया। अब इसको भूख लगी है, बड़ी कोशिश कर रहा है, उछल कूद मचा रहा है, केले आ ही नहीं रहे हाथ में, है ना। अब हाथ ना पहुंचे, थू कोड़ी वाली स्थिति वो नहीं करता। वो क्या करता है, उसको अचानक से एक इंसाइट आती है, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखता है, और फिर छलांग मार करके या डायरेक्टली भी उस तक उसकी एक्सेस जो वहां तक हो जाती है, और वो उन बनानाज को जो है वो कैप्चर कर लेता है और अपनी भूख को शांत कर देता है। अब इसके बाद वो क्या करता है कि अगेन जो है वो उसने देखा कि अब उसने 2 बॉक्सेस वहां पर रखे और एक स्टिक साथ में थी, तो अब स्टिक और बॉक्सेस को कंबाइन करके ही वो बनानास को ग्रैब कर सकता था, उसने वो भी कर लिया। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 2 स्टिक्स रखी जिनको एक साइड में, पर्टिकुलर साइड में होल था, और वहां उन्हें अगर सही तरीके से लगाया जाए तो वो 2 की 1 बन जाती थी, जुड़ जाती थी। और जो बनानास थे वो केज के बाहर दूर रखे हुए थे, इतनी दूरी पर थे कि 2 स्टिक्स जब आपस में जुड़ेंगी तो उसे वो आसानी से पकड़ पाएगा। तो पहले तो उसे समझ नहीं आता, एक स्टिक से कोशिश करता है, दूसरी से करता है, फिर उछलता है, कूदता है, फिर अचानक से बैठे बैठे इंसाइटफुल उसकी लर्निंग जो है हमें देखने को मिलती है, और उसको जो है वो एक अंतर्दृष्टि होती है, और वो उसको जोड़ देता है, और जुड़ करके उसको लगता है कि यार अब तो ये लंबी हो गई है, एंड नाउ आई कैन ग्रैब द बनानाज एंड ईट द बनानाज, एंड आई कैन नाउ satisfy my hunger। तो लर्निंग इज नॉट मैकेनिकल, इट इज परसेप्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल। यहां से ये हमें समझने को जो है वो सीखने का जो है मिलता है। अब स्टेप्स में आप देख सकते हैं, उसने कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट्स 9 चिंपैंजीज के साथ, सुल्तान पे किए एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, बनाना, ये सारा मैंने अभी आपको बता दिया है कि भाई अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि चिंपैंजी को सडनली कनेक्ट किया उसने टूल्स को, और दिस सडन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इनसाइट। और कंक्लूजन यही निकला कि लर्निंग इज ऑकर्ड नॉट through trial and error but by a cognitive restructuring which is called insight।
अब जेस्टॉल्ट के जो लॉज हैं, जेस्टॉल्ट लॉज ऑफ लर्निंग है, उनसे पहले हम स्टेप्स इन इनसाइट लर्निंग थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन है, यानी लर्निंग को एक फेस करने के लिए प्रॉब्लम को तैयार करना है, उसको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड आता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इट इज अ पीरियड ऑफ थिंकिंग और सबकॉन्शियस प्रोसेसेस, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें वो सोच रहा था कि कैसे अब मैं इन केलों को, इन बनानास को ग्रैब करूंगा, क्योंकि एक स्टिक तो वहां तक पहुंच नहीं रही है, दूसरी स्टिक वहां पहुंच नहीं रही है। तो इसके बीच में ही फिर अचानक से इंसाइट आती है, सडन सॉल्यूशन नजर आ जाता है। वो वहीं छुपा होता है, लेकिन हमारे दिमाग में अचानक से आता है। ऐसा नहीं है कि वो हम क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑलरेडी देयर, बट हम वो हमारी इंसाइट में सामने नहीं आ रहा होता है, लेकिन मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग से, मेंटल कंस्ट्रक्शन से, या मेंटल जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी, उसको हम इंसाइट कहते हैं, उससे फिर वो सोल्यूशन अपेयर होता है। फिर वेरिफिकेशन की जाती है, उसको देखा जाता है कि अब ये इंसाइट जो आई है, क्या ये कामयाब है भी है या नहीं। और फिर उन दोनों ही स्टिक्स की सहायता से कोशिश की जाती है उन बनानास को पकड़ने की। एंड वंस द बनानास आर ग्रैब्ड, the task is over, and then the generalization happens that learner applies insight to similar situations. अब उसके बाद सुल्तान को जितनी बार इस तरह की सिमिलर सिचुएशन में डाला गया, सुल्तान ने बड़े सक्सेसफुली जो है वो उस सिचुएशन को टैकल किया, और उसमें उसने जो है वो हासिल की क्या सफलता। अब ये कहते हैं प्रिसेप्शन इज नॉट पैसिव बट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। जो प्रिसेप्शन है वो पैसिव बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एक्टिव होना पड़ता है। ये बिहेवियरिज्म की तरह ट्रायल एंड एरर नहीं है कि बस बैठे रहो और अचानक से कुछ हो जाएगा, या लगे रहो कुछ हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टिव है, इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो शामिल है। अब इसमें देखिए वही लर्निंग, इनसाइड लर्निंग की यहाँ बात है। तो सबसे पहले जो है वो प्रिपरेशन है, फिर इंक्यूबेशन है, देन वी हैव द इनसाइट, एंड देन वी हैव द वेरिफिकेशन, एंड जनरलाइजेशन इज रिटन हियर। तो इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट भी अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद हम जेस्टॉल्ट लॉज ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या आ गया, प्रेगनेज का लॉ आ गया, यानी प्रैक्टिस, ठीक है, जो प्रिसिप्शन है, सॉरी, इट टेंड्स टुवर्ड सिंप्लिसिटी। इसके बाद लॉ ऑफ सिमिलरिटी है, यानी सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करना है एक साथ, ये उनका एक लॉ है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का लॉ है, क्लोज एलिमेंट्स आर प्रिसीव्ड एज ग्रुप, यानी जो चीजें क्लोज क्लोज रखी होती हैं उसको एज ए ग्रुप ले लिया जाता है। जैसे डिफरेंट बॉक्सेस एक साथ रखे हुए थे, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के इन केलों तक पहुंचने की कोशिश कर लूं। लो ऑफ क्लोजर है, जैसे माइंड फिल्स इन गैप टू क्रिएट अ होल, यानी उस वहां पर बेसिकली वो अलग अलग रखे हुए थे, लेकिन उसका प्रोसेस क्या था, वो इकट्ठे रखे जाने पर ही केले आ सकते थे। तो वो वहां गैप था, एक एक जगह रखा था, दूसरा दूसरी जगह था, तो उस गैप को फिल करते हैं। इस थ्योरी में ये माना जाता है कि जस्टॉट लॉ ये बोलता है कि माइंड गैप को फिल करता है और एक होल बना देता है, क्रिएट करता है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी आती है। कॉन्टिन्यूटी का लॉ आता है जिसमें बोलता है कि वी फॉलो लीनियर और पैटर्न्स, यानी हम पैटर्न्स को फॉलो जो है वो करते हैं। अब एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की जहां तक बात है, तो ये एम्फेसाइज करता है होल प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ऐसा नहीं है, ये नहीं बोलता है कि हमें छोटे छोटे टुकड़ों में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये बोलता है कि प्रॉब्लम को पहले प्रेजेंट एज ए होल करो, उसके बाद उसका एनालाइजेशन किया जा सकता है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, बट एटलीस्ट वी हैव टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम एज ए होल। जब हम कोई पोइम सुनाते हैं तो हम ये नहीं करते हैं कि एक एक लाइन का मीनिंग पहले बताएंगे, पहले हम पूरी की पूरी पोइम का जो है वो एक तरीके से रिसाइटेशन करते हैं, फिर बच्चे को उसका एंजॉय करने के लिए कहते हैं, उसको समझाते हैं, फिर हम उसके एक एक सेंटेंसेस पे, पहले स्टेंजा पे, फिर सेंटेंस पे, फिर वर्ड पे, फिर डिफिकल्ट वर्ड पे जो है वो जाते हैं, एम्फेसाइज जो है वो करते हैं। ये फोस्टर करता है मीनिंगफुल लर्निंग को। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है कनेक्ट न्यू कंटेंट टू प्रायर नॉलेज। जब तक हम नए नॉलेज को पीछे के नॉलेज, पूर्व ज्ञान से उसका उसका कनेक्शन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो ऐसा हो जाएगा कि एक व्यक्ति रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, लेकिन जो पहले उसने सीखा है उसका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो उसका दिमाग तो एक तरीके से अजायब घड़ी बन जाएगा। वो एक, जिसको हमको बोल सकते हैं कि सिर्फ स्टोर हाउस बन जाएगा, और कभी उसमें कोई मीनिंगफुल हम उसकी जो है वो लर्निंग उसको नहीं बोल पाएंगे। अब इसमें रोट लर्निंग को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये मानता है कि इनसाइट जरूरी है, और इनसाइट कभी रोट लर्निंग से नहीं आती है। समझना पड़ता है किसी भी चीज को, जानना पड़ता है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि लर्निंग रियली इन रियल सेंस हुई है। क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्शन को एनकरेज करता है। क्रिटिकल थिंकिंग ही बेसिकली इनसाइट की ओर लीड करती है। जब वो अंदर बैठा हुआ था, उसने एक
छड़ी को आगे पहुंचाया, वो नहीं पहुंची, वो क्रिटिकल थिंकिंग हुई, फिर उसने दूसरी को पहुंचाया, फिर उसने दोनों को एक साथ पकड़ करके पहुंचाया होगा, तब भी नहीं पहुंची होगी। फिर उसको लगा होगा कि एक साथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना इसको जोड़ने का कोशिश किया जाए, और एक सिरा उसका ऐसा था जो आपस में जुड़ सकता था, वो जुड़ा, और फिर उसने रिफ्लेक्ट किया उस पर और वो केलों को पकड़ा। देन डिजाइन क्लासरूम दैट स्टिमुलेट्स परसेप्शन एंड क्यूरियोसिटी। तो हमें बेसिकली ऐसे क्लासरूम्स डिजाइन करने हैं जो परसेप्शन और क्यूरियोसिटी को क्या कर सकें, स्टिमुलेट कर सकें। ऐसा नहीं कि ट्रायल एंड एरर को ही करवाते रहें, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो कनेक्शनिज्म के ऊपर ही बेस्ड हो, एसोसिएशन पर बेस्ड हो, या नॉन एसोसिएटिव लर्निंग्स पर ही बेस्ड हो। तो हमें इस तरीके की थिंकिंग, इनसाइटफुल थिंकिंग को, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को भी अपनी क्लासरूम सिचुएशंस में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। कंपैरिजंस की बात का अगर हम करें ट्रायल एंड एरर के साथ इसकी, तो आप देख सकते हैं अप्रोच में अगर हम देखें तो इनसाइट लर्निंग क्या है, कॉग्निटिव है, ट्रायल एंड एरर मैकेनिकल है। लर्निंग स्पीड की बात करें तो इनसाइट में सडन लर्निंग है और इसमें ग्रेजुअल लर्निंग है। और प्रोसेस की बात करें तो इसमें मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग है और इसमें रिपीटेड अटेम्प्ट्स हैं ट्रायल एंड एरर में। एग्जांपल में कोहलर का चिंपैंजी आ गया और थॉर्नडाइक का बिल्ली आ गया। देखिए, यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो कि जिनका नाम जीन प्याजे हैं, उन्होंने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट ना करके बच्चों पर बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया और अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। उसी फील्ड में उन्होंने तो रेडिकल जो है कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी दी, उसी फील्ड में आगे जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे जाकर के वाइगोत्स्की आए, रशियन साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को जो है वो प्रोपाउंड किया और उसकी थ्योरी भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जेस्टॉल्टियन व्यू को एक बार फिर से देख लेते हैं। लर्निंग इज नॉट एडिंग इंफॉर्मेशन बट चेंजिंग द परसेप्शन। अब वाइगोत्स्की की थ्योरी यहाँ आ गई है, बट अगेन आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक। यहाँ हमें इस वीडियो को रोकना चाहिए और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो वाइगोत्स्की की थ्योरी को कवर करेगा, और इसके साथ जो हमारी एक थ्योरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बची है, जिसमें डिफरेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो है वो हम देखेंगे। वो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।